गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डाइपोल मोमेंट आपके अपने चैनल केमिस्ट्री हब 28 के ऊपर। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द चैप्टर को कंप्लीट करता है। दो टॉपिक इसके बाद और बचेंगे और एक टॉपिक है उसमें VSEPR जिसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी एंड अनदर टॉपिक इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। तो ये पूरा चैप्टर ही काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है और मैंने आपको पहले ही कहा है मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, ये तीन चैप्टर पे जिसका कमांड है उसका कमांड पूरी केमिस्ट्री के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक एडिशनल टॉपिक के रूप में पढ़ा जाता है डाइपोल मोमेंट। काफी अनक्लियर सी बातें होती हैं इसको लेकर के, तो आज के बाद ये टॉपिक आपको बॉदर नहीं करेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर जो टॉपिक है आज का दैट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, तो सर हम लोग तो नाम सुन चुके हैं इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने कहा ठीक है, डाइपोल मोमेंट म्यू होता है। क्या होता है डाइपोल मोमेंट? द सम ऑफ all the individual bond moments, all the individual bond moments in a molecule is called the dipole moment mu. Dipole moment mu of the molecule. मैंने बोला आपको कि थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर नहीं आते हैं, बट अगर आए भी तो क्या ही प्रॉब्लम है, क्या ही दिक्कत क्या है। आपने कहा ठीक है सर दिखाओ। अंग्रेजी सर बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगा आपको, बातें करेंगी जो कॉन्सेप्ट हमने डिजाइन किए हैं। क्या होता होगा डाइपोल मोमेंट का रीजन क्या होगा? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर ये सब क्या क्या बातें हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, दे विल फील certain difficulties in feeling this particular parameter of a molecule which is called dipole moment mu। बट आज सारा कुछ क्लियर होने वाला है, क्योंकि पहला लेक्चर से लेकर अभी तक हर एक लेक्चर आपको थॉरली पढ़ना पड़ेगा, एक भी स्किप नहीं करना है। इफ यू आर स्किपिंग द लेक्चर्स तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपने कहा ठीक है सर। जैसे देखिए कि मानिए हमारे सामने एक मॉलिक्यूल आ गया HCl। मैंने आपको पहले ही याद करवाया हुआ सबकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, आप फर्स्ट सेकंड लेक्चर जाके देख सकते हैं, काफी डिटेल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर मैंने लेक्चर दिया था। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मान लीजिए कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 3.17 और हाइड्रोजन की है 2.1। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब होता है कि कोई भी एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, अब इसने भी एक इलेक्ट्रॉन यहां निकाला और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला, लेकिन अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है जो कि है, तो ये अपने तरफ हाइड्रोजन के क्लाउड को भी खींच के रखेगा। जैसे टग ऑफ वॉर गेम में होता है, रस्सा कस्सी का जो गेम होता है, जो ज्यादा पावरफुल है हमेशा उसके पाले में रस्सी ज्यादा होती है। तो आपने कहा सर होती तो है। तो अगर हम इसको यहाँ पर देखें और इस बॉन्ड को कनेक्ट करें तो ये जो लाइन आपको दिख रही है इसी पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज हो रहा है। आपने कहा बिल्कुल हो रहा है सर। और अगर आप देखें तो जैसे ही आप हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ मूव करेंगे, ये जो पहाड़ है इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का, ये आपको बड़ा होता हुआ दिखेगा। आपने कहा हाँ सर, ये बात आप एक दिन पहले भी बताए थे। इसी की वजह से बच्चा, इसी की वजह से एक मोमेंट आ जाता है इस मॉलिक्यूल के अंदर, एक मैग्नेटिक काइंड ऑफ फोर्स आ जाता है जिसको हम डाइपोल कहते हैं। जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही एक मॉलिक्यूल के अंदर भी अट्रैक्ट या रिपेल करने की कैपेसिटी आ जाती है। आपने कहा सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, उतना ही काफी है। आगे देखिए, मतलब कि अगर हम इसको ऐसे में मिलाएं तो हमको एक ग्रेडियंट दिख रहा है। मतलब कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो इसके बीच में ऐसा कुछ आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे आप हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लाउड की अधिकता क्लोरीन की तरफ बढ़ती जा रही है। तो आपने कहा कि सर बात तो एकदम अब ठीक ठाक सा थोड़ा फील भी आ रहा है। और इसी वजह से इस मॉलिक्यूल में एक क्वांटिटी एग्जिस्ट करने लगता है। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिपेल या अट्रैक्ट किया जाने लगता है। आपने सुना भी होगा कि इफ अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड इज वीकली, ये ध्यान दीजिएगा, वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, weakly repelled by a magnetic field,
तो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली रिपेल किया जाता है, देन हम इसको कहेंगे कि आप सर डायामैग्नेटिक सबस्टांस हो। कैसे सबस्टांस हो? डायामैग्नेटिक। अगर कोई सबस्टांस वीकली रिपेल्ड के जगह लिख दो अट्रैक्टेड, तो आप लिखोगे कि सर वो सबस्टांस जो होगा दैट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? फेरोमैग्नेटिज्म इज नथिंग बट अ एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। ये लाइन में हर साल अपने बैचेस में लिखवाता हूं अपने बच्चों को पढ़ाने के टाइम, और ये एग्जैक्टली लाइन इस बार के नीट के पेपर में आया था। एग्जैक्ट लाइन आप सर्च कर सकते हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म इज द एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म ओनली। मतलब यहाँ वीकली अट्रैक्टेड के जगह पर अगर यहाँ रिपेल लिखा हुआ ना, मैंने बोला ना आपको कि अगर कोई सबस्टांस वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। आपने कहा अच्छी बात है। अगर वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तो उसको हम लोग फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। आपने कहा ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स थे, और मॉलिक्यूल के अंदर मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी क्यों आ गई सर? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। इसी का जवाब है डायपोल मोमेंट। चूंकि और इसको एक आदमी बहुत दिनों से इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, इसके बारे में स्टडी कर रहे थे, जिनका नाम था पी डिबाई। इसको डिबाई साहब अध्ययन कर रहे थे कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या ऐसे वीक फोर्सेस होते हैं जिनकी वजह से उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। द आंसर वाज यस, बिल्कुल होते हैं। तभी तो कोई मॉलिक्यूल वीकली अट्रैक्ट किया जा रहा था या वीकली रिपेल किया जा रहा था बाय द मैग्नेटिक फील्ड। आपने कहा सर अच्छी बात तो है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। दूसरा लाइन पर ये देखिए, द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। सर एक ये तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है। अगर मान लीजिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का केस हो, जैसे वाटर का केस हो, ये देखें आप, दिस इज द केस ऑफ वाटर, और इसका एग्जैक्ट ज्योमेट्री के साथ आपको बनाना पड़ता है, इसलिए आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना है। सर देखिए, द लोन पेयर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द एटम इटसेल्फ। द लोन पेयर ऑफ एन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द एटम इटसेल्फ। नया क्या बात है इसमें? तो यहां से ऑक्सीजन का क्लाउड इस लोन पेयर की तरफ जाएगा, यहां से इस तरफ जाएगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, और इस हाइड्रोजन से इस ऑक्सीजन। आप खुद देखो सर, ये वेक्टर और ये वेक्टर समान दिशा में है तो इनको ऐड करना है, ये और ये समान दिशा में तो इनको ऐड करना है। तो फाइनली आपको एक ऐसा मिलेगा जिसके बीच का एंगल आपको पता है, और आपको वेक्टर सम का जो फॉर्मूला है वो पता है। मान लीजिए पी क्यू वेक्टर है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। आपने कहा सर बेसिक तो वेक्टर का हम लोग जानते हैं, तो बस मुझे उसी की जरूरत है। वी हैव टू फाइंड द सेंस ओनली, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज। वी नीड टू फाइंड द सेंस ऑफ वेक्टर एडिशन, कि ये दोनों एक डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होंगे और इनके बीच का सर्टेन एंगल हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल पोलर है, और वाटर में पोलैरिटी ऑलवेज होती है। मैंने एक लाइन और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे बताया कि द लोन पेयर ऑफ द एटम, द लोन पेयर ऑफ एन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, is more electronegative than the atom itself। इसका रीजन क्या है सर? इसका रीजन बहुत ही प्यारा सा है। द रीजन इज कि भैया लोन पेयर हमेशा एक कंटिन्यूअस मोशन में होता है, कंटिन्यूअस रोटेशन में होता है, तो उसके द्वारा जो क्रिएट किया गया मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी मोर पावरफुल देन द एटम इटसेल्फ। तो एटम के क्लाउड को भी लोन पेयर अपने तरफ खींच लेता है, तो किसी भी एटम का लोन पेयर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द एटम इटसेल्फ। आपने कहा अच्छी बात है। तो पहला तो आपको पता चल गया। यहाँ देखिए, द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट, तो सारे अलग अलग बॉन्ड के बॉन्ड मोमेंट को आप ऐड करेंगे, देन यू विल गेट द म्यू, डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। आपने कहा अच्छी बात है। दूसरा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन कैसे पता सर आपको? डायरेक्शन हमको पता है, आपको भी पता है। द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विल ऑलवेज बी फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हो गया डायरेक्शन। जैसे यहाँ HCl था, तो मैं ऐसे लिखूं HCl, और इसका वेक्टर बनाना हो तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाते हुए मैं दिखा दूंगा। चूंकि ये डायटॉपिक मॉलिक्यूल है तो ये हमेशा पोलर होगा सर। इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, इसके डाइपोल मोमेंट को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर इंडिविजुअली तो बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो डाइपोल मोमेंट होंगे, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का 0 भी हो सकता है। नेट डाइपोल मोमेंट 0 भी हो सकता है। सर क्या बात कर रहे हो सर? देखो आपके पास देखने के लिए क्या है, यहाँ देखिए, मान लीजिए कि आपके पास CCl4 है, तो आपको पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी। अच्छा, अब आप बताइए
कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव? आपके आंसर ऑब्वियसली क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो कार्बन से क्लोरीन की तरफ वेक्टर, कार्बन से क्लोरीन, कार्बन से क्लोरीन, और ऊपर देखो कार्बन से क्लोरीन। आपको पता है कि जो ये फॉर्मूला है इसमें कॉस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। मतलब जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाएगा ये वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। आपने कहा अच्छा ये भी ठीक। तो इन तीनों वेक्टर का देखो यहाँ, इसको मैं म्यू1 नाम दे रहा हूं, इसको म्यू2 और इसको म्यू3। तो म्यू1 म्यू2 म्यू3 का एक वेक्टर यहां आएगा, ये म्यू रिजल्टेंट हो गया। अच्छा, और ये ऊपर देखो इसको मैं म्यू4 नाम दे रहा हूं, तो एक ऊपर की तरफ म्यू4 था। ऐसा देखा जाता है कि ये म्यू रिजल्टेंट और म्यू4 बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे और इसलिए इसका डायपोल मोमेंट ऑलवेज म्यू रिजल्टेंट इसको मैं बेकार लिख दिया, खैर म्यू फाइनल लिख देता हूं मैं नए को। म्यू फाइनल ऑलमोस्ट किसके बराबर हो जाएगा? 0 डिवाइड। आपने कहा सर थोड़ा थोड़ा सा समझ में तो आ रहा है, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज है तो वो तीनों का जो डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ आएगा उतना ही लगभग म्यू4 ऊपर की तरफ आ जाएगा, देन द डायपोल मोमेंट विल गेट कैंसिल्ड। आपने कहा अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात है। देखिए कहां दिक्कत आ रही है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है? क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स्ड है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ क्लाउड खींचेगा, बिल्कुल खींचा रहेगा। इसी की वजह से ग्रेडियंट बनेगा जो मॉलिक्यूल के बॉन्ड को मैग्नेटिक बना देगा। एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसको कि हम कई बार डिबाई फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ द साइंटिस्ट पी डिबाई। अच्छा, और इन्होंने क्या क्या किया था जरा देखते हैं, बहुत ही प्यार से देखते हैं। ये तो हो गया डेफिनेशन सर डायपोल मोमेंट का, आराम से देखिए, बहुत आराम से देखना। चलिए तो मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यार से आगे बढ़ते हुए। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है आपको तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। काफी बच्चों के मैसेज आते भी हैं, कुछ बच्चे असम के हैं, कुछ बच्चे झारखंड के हैं जो रेगुलरली डाउट पूछते हैं। तो बताता हूं मैं, जैसे मुझे समय मिलता है रात को जब मैं काम से वापस आता हूं मैं सबको रिप्लाई करता हूं, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, और हम लोग देखते हैं कि डिराइविंग द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। किसी भी चीज को जब कोई साइंटिस्ट डेवलप करता है तो उनका एक प्राइमरी टास्क होता है कि उसको मेजर करना, डायपोल मोमेंट को मेजर करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे सर। तो डिबाई ने कहा बाय डेफिनिशन जो डायपोल मोमेंट होता है म्यू, ये होता है Q इंटू डी के बराबर। अच्छा, Q क्या है सर? Q है चार्ज और D क्या है? D है डिस्टेंस। लेकिन आप बताइए कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स के बीच का डिफरेंस होता है उसी को तो हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ठीक बात, अच्छी बात। अगर मैं यहां पर बोलूं कि इन CGS यूनिट्स, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट के अंदर आपका चार्ज का मात्रक क्या होता है, तो शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, जो लोग सीरियस है उन्हीं को पता होगा कि अगर मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसने ढूंढा था? याद करिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, नाम था साइंटिस्ट का मिलिकन, नॉट म्यूलिकन। म्यूलिकन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी स्केल वाले अलग थे, मिलिकन साहब अलग हैं। तो मिलिकन्स वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लिखा हुआ है बहुत ही प्यार से, और वहां पे सिर्फ क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, देयर इज नो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ दैट, देयर इज नो क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ दैट। जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाऊंगा मैं इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखाऊंगा। आपने कहा अच्छी बात। तो यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की अगर आप बात करते हो तो अगर मैं ऐसा यूनिट में बात करूं तो आप सबको पता होगा 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सर माइनस में होता है, देखो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली द मैग्नीट्यूड। चार्ज को थोड़ी पता है कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो तो हमने कन्वेंशन बनाया कि प्रोटॉन के ऊपर अगर चार्ज लेना है तो हम पॉजिटिव बोलते हैं, यहाँ कोई है क्या और इसके अलावे नहीं। तो इसका चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाना। हाँ, अगर एक प्रोटॉन भी आ जाता तो हम इसको नेगेटिव उसको पॉजिटिव लिखते, और उसको रिलेटिव चार्ज भी कहते हैं कि
1 यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर और +1 यूनिट होता है प्रोटॉन के ऊपर। आपने कहा सुंदर बात है, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। अगर मैं सीजीएस यूनिट में बात करूं, देखिए सारा खेल इसी का है, तो होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और ESU को बोलते हैं यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अच्छा सर, आप पढ़ा क्या रहे हो, डिराइव क्या करना चाहते हो? मैं ये डिराइव करना चाहता हूं बच्चा कि आप किस चीज को, मान लीजिए कि मैं आपको यहां पे लिख भी दूं कि यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो आप कहेंगे कि होता है डिबाई, DEBYE, एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी। तो मैं किसी चीज को डिराइव करके पहले 1 डिबाई प्रूफ तो करूं, तब तो मैं किसी को उसके रिस्पेक्ट में 2 डिबाई, 3 डिबाई, 4 डिबाई बोल पाऊंगा। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, काफी क्लैरिटी के साथ देखते हैं। चलिए यहां पे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि द बॉन्ड ऑर्डर, या बॉन्ड लेंथ लिख दीजिए, द बॉन्ड लेंथ इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10। अच्छा, 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि एंगस्ट्रॉम में होता है। लेकिन हम तो सीजीएस कर रहे हैं सर, या हम लिख सकते हैं कि 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसमें किसी की दिक्कत है? ये सीएम क्या है यहाँ पर, सेंटीमीटर है। अच्छा, द बॉन्ड लेंथ इन अ मॉलिक्यूल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो आपने सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया इसको, आपने कहा ठीक है सर। दूसरा लाइन में लिख रहा हूं, द चार्ज, कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक वाला, एक इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो द चार्ज इलेक्ट्रॉनिक इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो आप कहेंगे सर 10⁻⁻10 ESU, क्योंकि देखिए यहां पर 10⁻⁻10 ESU के ऑर्डर में चार्ज होता है, और बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के रूप में होता है। इसीलिए हेंस डिबाई डिफाइंड 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻⁻10 ESU इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो 1 डिबाई चार्ज को डिबाई साहब ने, सॉरी 1 डिबाई के डायपोल मूवमेंट को डिफाइन कर दिया भाई साहब ने, पी डिबाई ने। उन्होंने बोला कि जहां पर भी डायपोल मूवमेंट, जहां पर भी डायपोल मूवमेंट 10⁻18 ESU सेंटीमीटर के ऑर्डर में होगा, उसको हम कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि यहां पर एक डिबाई का डायपोल मूवमेंट है। सर पहला सवाल है कि सर ऐसा यूनिट में क्यों नहीं लेके चले, वो क्यों, क्या जरूरत थी ये सीजीएस यूनिट में जाने की? तो बच्चा देखो, 1 कूलम चार्ज इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज। ये 1 कूलम छोटा चार्ज नहीं है, 1 कूलम एक बड़ा चार्ज है। और यहां हम बात कर रहे हैं डायपोल मोमेंट की यार, मॉलिक्यूल के अंदर के छोटे छोटे अट्रैक्शन के पावर की। तो जो टाइनी मैग्नेट्स होते हैं, जो टाइनी मैग्नेट, जैसे हमारा बॉडी मान लो कि 75% या 70% वाटर से बना हुआ है, तो हमारे बॉडी में जब हमको करंट लगता है तो क्या होता है, जब हम किसी स्विच बोर्ड को टच कर लेते हैं गलती से, जानबूझ के तो करोगे नहीं, तो जब आप टच करते हो तो क्या होता है, तो ये होता है कि आपके जो सारे बॉडी के अंदर वो छोटे छोटे डायपोल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल, जो कि परमानेंट डायपोल मैंने अभी आपको दिखाया था, वो सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। एंड व्हेन दीज टाइनी मैग्नेट्स आर अलाइंड इन द फिक्स्ड डायरेक्शन, वी आवरसेल्फ बिहेविंग एज ए कंडक्टर। इसलिए जब आपको करंट लगता है, कोई आपको छूता है, तो उसको भी करंट लगता है, बिकॉज यू आर बिहेविंग एज ए कंडक्टर। आपने कहा अच्छी बात है, बढ़िया बात है सर। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं इस बात को कि सर व्हाई वी नीड सीजीएस यूनिट टू रिप्रेजेंट डायपोल मोमेंट, बिकॉज डायपोल मोमेंट्स आर वेरी स्मॉल amount of attraction between the molecules, very small amount of attraction, or these are very weak intermolecular forces, these are very weak intermolecular forces। और 1 कूलम, और उसके साथ यूनिट कौन सा लोगे भैया, मीटर। तो कूलम मीटर इज अ बिगर यूनिट। जैसे कि मैं सीधा बताऊं आपको कि आपको अगर भैया मेरे
आपको अगर कलम की लंबाई मापनी है तो आप किलोमीटर में नहीं मापोगे, नॉटिकल माइल्स में नहीं मापोगे। नहीं सर, हम तो बोलेंगे कि आ, 1 क्विंटल हम सेब खरीद के लाएंगे क्विंटल में, तो आप 2 केजी सेब खरीदोगे और उसको बोलोगे कि मैंने 0.02 क्विंटल सेब खरीदा, तो आपको कोई भी प्रैक्टिकल तो नहीं कहेगा। मैं पागल नहीं कह रहा हूं, बट प्रैक्टिकल तो नहीं कहेगा कम से कम आप। बस यही रीजन है। लेकिन वी नीड टू नो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 dBi इन एसआई यूनिट ऑल्सो। दिस इज द कहानी ऑफ सीजीएस यूनिट, कि जब भी आप 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर लिखा हुआ देखेंगे, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात आएगी। क्या आएगी? यही कि भैया इसको आप 1 dBi लिख सकते हो, एकदम दिमाग में डाल लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत 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 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, इस पूरा चैप्टर ही ऐसा है। थोड़ा सा अगर आपको एम्बिग्यूटी रह गई, थोड़ी अस्पष्टता रह गई, तो काम खत्म हो जाएगा, वहीं पे खेल जाएगा एग्जामिनर आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर हम यहाँ पर आपसे पूछ ही लेते हैं कि सर वी नो कि 1 dBi इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। क्या भगवान ने हमको बताया? नहीं, हमने डिराइव किया। हमने किया मतलब कि डिवाई साहब ने किया। अच्छा, अगर मैं बात करूं इन एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, तो आप कहेंगे कि सर पहले थोड़ा एक काम कर लो। आप क्या काम कर लो? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻, कितना होता है सर? 1.602 इंटू 10⁻⁻, कितना कुलम? 19 कुलम। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। आपने कहा अच्छी बात है। अगर मैं इसको बोलूं कि 1 ESU मतलब कितना कुलम, तो आप बोलेंगे कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 को इधर ले आओ, डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10⁻⁻10 कर लो सर आप। आपने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो ये लगभग 1/3 आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। 1.6 अपन 4.8 इंटू ऊपर में क्या हो जाएगा? 10⁻⁻9 बचा रहेगा, चूंकि जाएगा तो +10 हो जाएगा। आपने कहा ये भी ठीक है। तो 0.335 इंटू 10⁻⁻9 हो गया, तो 3.335, एक और 3 लगा दो यहाँ। 3.335 इंटू 10⁻⁻10 में इसको लिख सकता हूं। अच्छा, अच्छी बात, सुंदर बात। अब जरा ऊपर वापस से चलते हैं कि 1 dBi इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर अगर है, तो अब आप क्या क्या लिख सकते हो? देखो तीनों को मैंने अलग अलग कर दिया। न्यूमेरल वैल्यू में 10⁻⁻18 को ऐसे रहने देते हैं। ESU को क्या लिख सकते हो? 1 ESU, ये लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो बच्चे। 10⁻⁻18 इंटू 1 ESU इंटू 1 सेंटीमीटर। आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 ESU की जगह क्या लिख सकते हो? इतना कुलम। अच्छा, तो 3.335 इंटू 10⁻⁻10 कुलम इंटू 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻2 मीटर। अच्छा ठीक है सर, तो इसको लिख सकते हैं 3.335 इंटू 10⁻30 कुलम्ब मीटर। ये ध्यान दीजिएगा बच्चा, ये सीएम नहीं है इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूं, क्योंकि जब शॉर्ट में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा 3.335 इंटू 10⁻30 कुलम्ब मीटर ऐसे। तो इसको सीएम नहीं समझना है, दिस इज कुलम्ब मीटर, दिस इज कुलम्ब मीटर। चलिए, अब हम लोग फटाक से जितने काम की चीजें हमने पढ़ी हैं उसको बस खाली एक जगह लिख लेते हैं। पहली बात कि डायपोल मोमेंट होता क्या है? तो डायपोल मोमेंट एक तरह का मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जो कि इंडिविजुअल बॉन्ड्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। अच्छा, डेफिनेशन क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, द चार्ज इंटू डिस्टेंस बाय विच द चार्ज इज सेपरेटेड। क्यों होता है? रीजन क्या है डायपोल मोमेंट के होने का? तो आपका जवाब होगा फिर से वही, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। याद करिए, मैंने बोला था आपको कि बेसिक्स अच्छे होने चाहिए आपके। रीजन इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। जैसे कोई मॉलिक्यूल होमोपोलर है, ClCl, यानी कि मॉलिक्यूल है आपका Cl2, कोई पूछे म्यू कितना, आंख बंद करके 0 लिख दो, काहे कि चार्ज का सेपरेशन ही नहीं। जितना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन का, उतना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका है। तो क्लाउड बिल्कुल समान रूप से बटा हुआ है, कोई ग्रेडियंट नहीं है, कोई नेट फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपने कहा अच्छी बात है सर। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे बढ़े
तो हमने बोला कि 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर होता है, और यही 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.335 इंटू 10⁻30 कूलम्ब मीटर, जो मैंने आपको बताया था, जो डर था मेरा वही हुआ है। देखो ये वैल्यू 10⁻30 में है यार, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, वी कैन नॉट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन आवर होम एंड आवर गार्डन इन किलोमीटर्स, इट मस्ट बी इन मीटर्स। इसलिए हमने बोला चूंकि ये बहुत छोटे छोटे फोर्सेस हैं, तो दैट्स वाई हम लोग को ESU सेंटीमीटर या डिबाई में लिखना पड़ता है। इतना चीज हम लोग को पता चल गया। करते क्या है सर इसका हम लोग, इसका बहुत उपयोग है, इसके उपयोग बहुत अद्भुत है। ये पूरी केमिस्ट्री अभी तक हमने जितनी पढ़ी है वो सारी सिमट के आ जाएगी इसके उपयोग के बारे में जानोगे तो, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। अब आते हैं कि सर डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ लिया, SI यूनिट और CGS यूनिट में हमने वैल्यूज भी निकाली। नाउ व्हाट, अब हम लोग क्या करने वाले हैं वो जरा देखते हैं, बहुत ही आराम से देखते हैं, बहुत ही आराम से देखते हैं। चलिए आते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ म्यू, दैट इज डाइपोल मोमेंट। पहली बात, ये आपको पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड के बारे में बताता है। पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है। और अगर आपको पता चल जाए कि कोई भी बॉन्ड पोलर है, तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि वाटर में सॉल्युबिलिटी उसकी है कि नहीं। कितना प्यारा चीज है सर, सोच के देखो। अगर किसी में डाइपोल मोमेंट है, नेट वाला, जीरो नहीं होना चाहिए, नेट डाइपोल मोमेंट है, साइंस अद्भुत है। देखो कैसे, यहां देखो, मान लो हमारे पास मॉलिक्यूल हो NH3 और NF3 हो। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछेगा क्या कि अमोनिया और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड तीनों में, मतलब दोनों में पानी में कौन ज्यादा घुलेगा। सीधा सवाल है सर, अच्छा सवाल है, हाइपोथेटिकल है नहीं, हम इसका पूरे कॉन्सेप्ट से आंसर कर सकते हैं। आपने कहा कैसे, आपने बोला कि सर स्ट्रक्चर बनाना होगा आपको विथ ज्योमेट्री प्रॉपर, तो अमोनिया sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। आपने कहा अच्छी बात है। और ये आपका NF3 है कि यहाँ पर आपका लोन पेयर है, हेयर इज फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, सुंदर बात। दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं बिल्कुल है। अब बताइए कि वेक्टर ड्रॉ कहां से कहां करते हैं, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ। यही चीज इसको क्या बनाती है, यही चीज इसको वेक्टर बनाती है, क्योंकि अब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। आपने कहा ठीक है। अब हाइड्रोजन से नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, कैसे याद है सर आपको, फिर ऑफिस चले न्यूटन ब्रो इतना सफरिंग चलता है, फिर ऑफिस चले न्यूटन ब्रो इतना सफरिंग चलता है। देखिए, फिर ऑफिस चले न्यूटन ब्रो इतना सफरिंग चलता है। यहां क्या होगा, 3.44, एक स्टेप छोड़ के 3.04, पीछे आके 3.17, फिर 2.98, 2.68, सल्फर 2.58, कार्बन 2.5, हाइड्रोजन 2.1, कहीं कहीं पर 2.2 लिखा रहता है, इसका 3.98 लिखा रहता है। आपको वही वैल्यूज माननी है जो मैं लिखवा रहा हूं। आपने कहा अच्छी बात, सुंदर बात, ठीक। आगे बढ़िए, अगर हम यहां से देखें तो दूसरा वेक्टर इधर, तीसरा वेक्टर इधर, और चौथा वेक्टर देखिए इधर, मजा ही आ गया होगा आपको शायद। क्यों सर, क्यों मजा आएगा, देखो ना भाई, ये तीनों वेक्टर का एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ऊपर की तरफ, और ये ऑलरेडी द लोन पेयर ऑफ एन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द एटम इटसेल्फ, तो ये ऊपर की तरफ ऑलरेडी है। तो ये दोनों मिल करके क्या बना देंगे, ये दोनों वेक्टर तो भैया मस्त सम देंगे आप। लगभग अगर मेरे को याद है, म्यू फॉर अमोनिया इज 1.47 डिबाई या 1.45 डिबाई के आसपास आता है, जो नेट मोमेंट। अच्छा, NF3 में क्या होगा सर, नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो ऊपर की तरफ वेक्टर बनेगा, लेकिन नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा है, तो देखो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा है और फ्लोरीन ज्यादा है। ये तीनों वेक्टर का वेक्टर सम आएगा नीचे की तरफ कुछ ऐसा, और ये जो ऊपर एक वेक्टर था μ1, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो मैंने बोला था खाली सेंस पता होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए आपके पास। इन तीनों का वेक्टर सम नीचे आया है और एक अकेला वेक्टर ऊपर की तरफ है, तो इसका जो म्यू रिजल्टेंट होगा
वो लगभग लगभग जीरो जितना होता है। देखो दुनिया में किसी भी मॉलिक्यूल का अगर वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसका एग्जैक्ट जीरो नहीं हो सकता है। ये थ्योरेटिकली हम सिर्फ बोल रहे हैं, देखो यहाँ अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं, तो जीरो तो होगा ही नहीं। इसका मतलब है कि अमोनिया ज्यादा घुलेगा पानी में कि NF3 ज्यादा घुलेगा पानी में? आपका जवाब तैयार है। सर जो ज्यादा पोलर है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जो जैसा है वो वैसे को अपने अंदर घोल लेता है। सिंस वाटर इज ऑल्सो पोलर सॉल्वेंट, दैट्स वाई दैट कंपाउंड विच इज मोर पोलर विल बी डिजॉल्व्ड मोर इन वाटर। आपने कहा सुंदर बात, समझ में आ रहा है सर? तो देखो छोटी सी बात, पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड की, मानिए सिर्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जैसे HF हो गया, जैसे HCl हो गया, ये तो कभी भी, HBr हो गया, HI, ये तो कभी भी नॉन पोलर हो ही नहीं सकते हैं सर, एक ही वेक्टर है, तो कोई दूसरा कैंसिल करने के लिए है ही नहीं। तो देखिए हाइड्रोजन से फ्लोरीन ये हो गया म्यू, इसका भी म्यू, इसका भी म्यू, और इसका, अब ज्यादा पोलर कौन है जहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो ये जो म्यू1 है, ये म्यू2 है, ये म्यू3 है, यदि तो ये म्यू4 है, तो म्यू1, म्यू2, देन म्यू3 एंड देन म्यू4। म्यू1 सबसे बड़ा होगा और म्यू4 सबसे छोटा होगा। आपने कहा ठीक है सर। इस फोर्स को फील करिए, डायपोल को फील करना आवश्यक, छोटे छोटे मैग्नेट्स की ताकत, द पावर ऑफ टाइनी मैग्नेट्स। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया एप्लीकेशन में कि पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड आप पता करते हैं। और चलिए और आपको दिखाता हूं, और दिखाता हूं आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बड़ा काम का है, उसके ऊपर क्वेश्चंस नीट में भी पूछे जाते हैं, जेई में भी पूछे जाते हैं, और काफी कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप केमिस्ट्री को फील नहीं कर पाते हो तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। आपने कहा क्या बात है सर बताओ। सेकेंड इसका एप्लीकेशन है, किसी भी परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल बच्चा? कोवैलेंट मॉलिक्यूल। आपने कहा सर ये क्या बात हो गई, खुद बताइए हमको। मैंने काफी क्लैरिटी के साथ आपको बताया हुआ है ये चीज कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके अंदर सिर्फ अच्छाई हो और बुराई ना हो, और दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके अंदर सिर्फ बुराइयां हो, अच्छाई एक भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सेम कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन अच्छा आदमी आप किसको कहोगे? जिसके अंदर बुराई से ज्यादा अच्छाई हो। 10 बुराइयां हैं, 20 बुराइयां हैं, 80 अच्छाई है, अच्छा आदमी। 20 अच्छाई है, 80 बुराई है, तो बुरा आदमी। उसी तरीके से एवरी कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैज सर्टेन आयनिक कैरेक्टर एंड एवरी आयनिक मॉलिक्यूल हैज सर्टेन कोवेलेंट कैरेक्टर। आपने कहा अच्छा, क्या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जरा कैसे, आगे बढ़ा जाए। और इसका जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, वो होता है म्यू ऑब्जॉर्ब्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। इसको अगर आपने समझ लिया तो आज का लेक्चर लेना सफल हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आता है आपके सामने कि द HCl बॉन्ड लेंथ is 1.275 एंगस्ट्रॉम, find the percentage ionic character, find the percentage ionic character in HCl molecule, HCl molecule, and given है आपको कि म्यू ऑब्जर्व्ड जो है, जिसको आप म्यू एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं, वो 1.03 डिवाई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत मजा आने वाला, हाईली कॉन्सेप्चुअल है। मतलब ये क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जब बॉन्ड बनाते हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी आपको 1.275 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। अच्छा, अब बोल रहा है कि इसके अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बता दो, बाकी कुछ दिया ही नहीं। हम ऐसा मानते हैं, लेट अस एज्यूम दैट द क्लाउड एसोसिएटेड विथ 1 इलेक्ट्रॉन, में जानबूझ के इसको लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, द क्लाउड एसोसिएटेड विथ 1 इलेक्ट्रॉन completely gets transferred from where to where बच्चा? from hydrogen to chlorine। अच्छा,
देखो हम लोग क्या माने, अगर एक इलेक्ट्रॉन अब मोशन में होता है, मैंने एक दिन थ्योरेटिकली आपको कहा भी था, काफी बच्चों ने कहा भी कि सर लाइट से कैसे ज्यादा उसकी वेलोसिटी हो सकती है। भाई कुछ चीज इमेजिन करवाने के लिए बोला जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन 10⁶, 10⁵ के ऑर्डर से ऐसे घूम रहा होता है एटम के चारों तरफ उस अपने शेल में। आपने कहा ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड मान लो, फिर कहोगे कि सर क्या बोल रहे हो, लेकिन मानना है ना, इमेजिन करिए ना कि अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस वेलोसिटी से, तो उसके साथ 100 ग्राम क्लाउड एसोसिएटेड है मान लीजिए। तो हम ऐसा मान रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड के बनने में जैसा होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर होता है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वैसे ही हम मान रहे हैं कि अगर पूरा एक इलेक्ट्रॉन चला जाता कहां से कहां, हाइड्रोजन से क्लोरीन के पास, तो कितना चार्ज लेके जाता। तो भैया ले लो, तो देखो म्यू कैलकुलेटेड निकालने के लिए, म्यू कैलकुलेटेड के लिए आपको क्या चाहिए, Q इंटू डी। तो कौन सा चार्ज ले, हमेशा मान रहे हैं कि 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU पूरा चला गया, और 1.275 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, क्योंकि इतना एंगस्ट्रॉम था। ये देखिए बॉन्ड लेंथ, तो हमने लिख दिया, ये आपका बॉन्ड लेंथ है, ये आपका चार्ज है। आपने कहा सर बात तो ठीक कह रहे हो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.275 इंटू 4.8, तो इसको मैं 5 मान लू, तो लगभग 6.12 इंटू 10⁻⁻18 ESU और सेंटीमीटर आता है। देखो धोखा मत देना, पढ़ा चुका हूं सब। आपने कहा ठीक है, तो अब जो म्यू कैलकुलेटेड है आपका, जो हमने ये मान के सोचा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर पूरा चला जाए कहां से कहां, हाइड्रोजन से क्लोरीन के पास, तो कितना डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करेगा। तो देखिए 6.12 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, और आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ा चुका हूं कि इस पूरे टर्म को हम क्या कह सकते हैं, हम इसको 1 डिवाई कह सकते हैं। तो 6.12 डिवाई, इस पूरे को रिप्लेस कर दिया हमने, सीधा डी लिख दिया। मजा आया होगा। आपने कहा सर आया तो है, बिल्कुल आया है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, अब आप लिखिए परसेंटेज आईसी, आयनिक कैरेक्टर, और यहां पे मैं लिख रहा हूं कितना दिया हुआ है, देखिए म्यू ऑब्जर्व्ड, एक्चुअल में कितना है एक्सपेरिमेंटली 1.03 डिवाई, और आपने कितना लाया 6.12 इंटू 100 कर लें आप, तो 1/6 है। तो ये लगभग आपका 16 पॉइंट, तो 100/6 16.88% आएगा, जिसको मैं लगभग लिख रहा हूं 17%। बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, बहुत ही ध्यान से, कि आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि HCl एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इसके बावजूद भी इसके अंदर भी आयनिक कैरेक्टर है कितना परसेंट, 17%। क्यों, क्योंकि एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है डाइपोल मोमेंट की, वो तो किसी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम निकालेंगे, और वो जो हमको आता है वो आता है 1.03 डिवाई। लेकिन जब हमने ये मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया न्यूमेरिकली कि एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली चला जाएगा हाइड्रोजन से क्लोरीन के पास, देन वी आर गेटिंग 6.12 डिवाई। इसका मतलब कि एक्चुअल में कितना गया है, आइडियली जाता तो इतना जाता, 6.12 डिवाई होना चाहिए था, लेकिन है कितना, इतना। इसका मतलब इसी रेशियो का जो के रिस्पेक्ट में गया ना क्लाउड, इसका मतलब 17% आयनिक कैरेक्टर HCl मॉलिक्यूल में भी है। आपने कहा सर अच्छी बात तो है, अच्छी बात। हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करेंगे ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक अलग लेवल की हो। बाकी मैंने एक पोस्ट अपलोड किया है यूट्यूब पर, जहां एक काफी अच्छा क्वेश्चन है जेई लेवल का, तो आप उसको भी एक बार जरूर देखें। ठीक है, यू हैव टू रिसर्च, इफ यू वांट टू बिल्ड योर कैरियर देन यू हैव टू पुट योर एफर्ट इन, है ना, तो देखना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक अब नया क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं कि मैंने टाइप चेंज कर दिया। एक तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है जहां परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं और एक फॉर्मूला लगाते हैं कि म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। ठीक है, म्यू ऑब्जर्व्ड आपको क्वेश्चन में दिया होता है, म्यू कैलकुलेटेड आप क्यू इंटू डी करके निकालते हैं। क्यू चार्ज है और डी बॉन्ड लेंथ है या डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग एटम्स है जो कि उस बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने कहा अच्छी बात है। और फिर हम आते हैं यहाँ पर कि एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको देखने को कभी कभी मिल सकता है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है म्यू इज इक्वल टू 1.2 डिवाई, इट्स बॉन्ड डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एग्जिस्ट ऑन ईच एटम, कि दोनों एटम पर कितना, मानो कि एक इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड 100 ग्राम क्लाउड है, तो एटम के ऊपर कितना एग्जिस्ट करेगा।
आपने कहा अच्छी बात है। देखिए बहुत सामान्य सी बात है कि यहाँ पर आपको गिवन क्या है, तो म्यू गिवन है 1.2 डी बाई, अच्छा म्यू बराबर होता क्या है, हम इसको लिख सकते हैं Q इंटू डी इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। खेला बस इतना ही बच्चा कि आपको ये याद रहे कि जब भी डिवाइड देखो तो आप उसको 10⁻18 ESU सेंटीमीटर से रिप्लेस कर लो, और जब भी आप ये लिखा हुआ देखो तो इसको डिवाइड लिख लो। आपने कहा ठीक है, डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम, तो Q निकालना है तो क्या हो जाएगा, Q इंटू 1 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1.2 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। आपने कहा अच्छी बात, सुंदर बात। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आगे बढ़ते हैं, तो 1.2 इंटू 10⁻10 ESU चार्ज आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का कितना भाग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास था। आपने कहा सर कि एक इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड चार्ज होता है the charge associated with one electron, किस यूनिट में सर, CGS यूनिट में, that charge is 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। अच्छा, और यहां पर आपका कितना दिख रहा है 1.2 इंटू 10⁻8, इसका मतलब कितना पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला गया। तो आप बोलेंगे hence फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो कितना गया 1.2 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10⁻10 इंटू 100। ये देखिए 4 टाइम्स जाएगा, ये 25%। इसका मतलब कि लगभग 25% ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, देखो इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है बच्चे, तो वो 25 आधा पौना हो नहीं सकता, इसलिए एक फॉर्मूला आया था Q बराबर Ne, जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि दुनिया में कहीं भी चार्ज रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसके मल्टीपल में ही होगा। आपने कहा अच्छी बात है सर। तो वही चीज है, उसी चीज को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक पार्टिकल ना होकर के इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है और क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको मैंने 2 एप्लीकेशन सिखा दिए हैं, ठीक है, कितने एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन था कि ये हमें बताता है किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में, उस वो बॉन्ड पोलर है कि नहीं, मैग्नेटिक कितना उसके अंदर कैरेक्टर है। दूसरा बताता है ये कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है। और अब हम लोग 2 इसके एप्लीकेशन और बड़े अच्छे हैं, वो दोनों भी सीखेंगे, फिर आज का टॉपिक खत्म करेंगे। अगला टॉपिक बहुत ही प्यारा है जिसका नाम है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, और उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा MOT। उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोगों ने कुछ बॉन्ड्स छोड़े हुए हैं। वी हैव स्टडीड केमिकल बॉन्ड्स, बट बॉन्ड्स की बात में यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, बैक बॉन्डिंग हो गया, बनाना बॉन्डिंग हो गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, ये थोड़ा सा लास्ट एक लेक्चर में मैं करा दूंगा। पूरा कंप्लीट सिलेबस हमको कराना है, आप कितना पढ़ने वाले हैं, आप कितना पढ़ते हैं, दैट इज अप टू यू। तो चलिए, तो थर्ड एप्लीकेशन इसका जो है ये है सिमेट्री और शेप डिटर्मिनेशन। ये जो प्रॉपर्टी है ये शेप डिटर्मिनेशन में भी मदद करती है। क्या बात कर रहे हो सर, देखो जरा कि अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर लोन पेयर नहीं है, किसी मॉलिक्यूल को रेगुलर ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल कहा जाता है जब इसके ऊपर नो लोन पेयर हो, लोन पेयर हो ही ना तभी उसके अंदर रेगुलर ज्योमेट्री होगी। लोन पेयर होगा तो थोड़ा ना थोड़ा डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा। क्या बात कर रहे हैं, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि CCl4 का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, CCl4 का एग्जांपल देखिए, जैसे कि SF6 का एग्जांपल लीजिए, सारे के सारे फ्लोरीन है, स्क्वायर्ड बाई पिरामिडल। अगर आपको नहीं याद है तो आप जरूर एक बार देखें, ये स्क्वायर्ड यहाँ बनता है और ऊपर एक पिरामिड और नीचे एक पिरामिड। आपने कहा ठीक है सर। IF7 की बात कर लो, याद करो, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल सेंट्रल एटम के रूप में ये मौजूद होता है, और यहाँ पर ये 5, एक ऊपर एक नीचे,
तो आपने कहा कि सर ये सारे तो याद ही हैं, अगर आप पढ़ने वाले हैं तो होने भी चाहिए। आपने कहा देखो इन सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर BF3 देख लो, एक और देखो, यहां देखिए BF3, देखो अलग अगर मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर नहीं है तो आप जहां भी वेक्टर बनाओगे, कार्बन से क्लोरीन की तरफ क्लाउड गया, कार्बन से क्लोरीन, कार्बन से क्लोरीन, कार्बन से क्लोरीन, ये तीनों का वेक्टर नीचे की तरफ आएगा, उतना ही वेक्टर ऊपर की तरफ है, म्यू अप्रोक्सीमेटली रिजल्टेंट वाला 0 आ जाएगा। आपने कहा हाँ सर। यहां भी अगर आप देखें तो इधर जितना डायपोल मोमेंट है वेक्टर उधर इतना ही है, इधर भी इतना, जितना इधर है, ऊपर नीचे दोनों बराबर, इसका मतलब म्यू अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा। मैंने पहले ही बोला है कि अगर मॉलिक्यूल हेटेरोएटॉमिक है तो 0 डायपोल मूवमेंट हो ही नहीं सकता है। तो सर 0 का लिख रहा हूं क्योंकि किताबों में लिखा रहता है लगभग 0 डायपोल मूवमेंट होता है। आपने कहा अच्छी बात है। IF7 में भी कहने की जरूरत नहीं, तीनों का वेक्टर सम आएगा जितना, उतना ही इन दोनों का लगभग आएगा, और ऊपर नीचे वालों का उतना ही आएगा, म्यू फिर से लगभग 0 हो जाएगा। आपने कहा अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि लोन पेयर नहीं है। यहाँ देखो एक एंगल पर ये दोनों का जितना आएगा एग्जैक्टली उतना ही ये है, तो इसका भी म्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इफ a molecule has if a molecule possesses regular geometry, if a molecule possesses regular geometry then its mu should be 0। इसका म्यू कितना होना चाहिए सर? 0 होना चाहिए। एंड वाइसे वर्सा, एंड वाइसे वर्सा, कि अगर किसी मॉलिक्यूल का म्यू 0 आ रहा है तो ऐसा कहा जा सकता है, नॉट ऑलवेज बट ऐसा कहा जा सकता है कि उसका ज्योमेट्री रेगुलर होगा। आपने कहा ठीक है। और ये कुछ बताता है क्या? बिल्कुल बताता है। देखिए ये तो आपने देख लिया जितने भी रेगुलर मॉलिक्यूल्स के केस थे। इसके अलावा ये एक और चीज बताता है, सिमेट्री, रिएक्टिविटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सिस एंड ट्रांसफॉर्म कौन सा फॉर्म है ये भी बताता है। आपने कहा सर बात तो ठीक ही कह रहे हो, बात ठीक कह रहे हो। जैसे देखो कहाँ कहाँ तक केमिस्ट्री जा सकता है अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ें। जैसे मान लीजिए कि ये एक मॉलिक्यूल है आपका, ये H इधर, यहाँ पे Cl और यहाँ H। आप खुद देखो गौर से, तो कार्बन से क्लोरीन की तरफ क्लाउड गया है, कार्बन से क्लोरीन की तरफ क्लाउड गया है। आपने कहा ठीक बात है, अच्छी बात, बढ़िया बात। तो इन दोनों का तो कुछ वेक्टर सम आएगा, और कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.5 और हाइड्रोजन का है 2.1 कह लो या 2.2 कह लो। तो यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम है, तो इन दोनों बॉन्ड्स को हम इग्नोर करते हैं। तो अगर ये दोनों एक तरफ है तो ऐसे फॉर्म को कहा जाता है सिस फॉर्म। सिस मतलब आमने सामने होना। अच्छा, अगर इसी का मैं ट्रांस बनाऊं तो C यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो यहाँ पर Cl। आप देख रहे हो अपोजिट है, Cl Cl के अपोजिट है, H H के अपोजिट है। तो अगर आप पढ़े लिखे बच्चे हो तो अब देखो आप कि यहाँ कार्बन से क्लोरीन इधर वेक्टर बनेगा, यहाँ कार्बन से क्लोरीन उसके अपोजिट साइड में, तो इसका म्यू जो रिजल्टेंट होगा वो 0 हो जाएगा लगभग। और इसका जो म्यू रिजल्टेंट होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ये वेक्टर का सम इस डायरेक्शन में आएगा ही आएगा, म्यू रिजल्टेंट। आपने कहा ठीक है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने में सक्षम है, रिजल्टेंट म्यू 0 आता है, तो आप कहोगे कि वो ट्रांसफॉर्म है, और ये कहोगे सिस फॉर्म है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सिस फॉर्म इज मोर रिएक्टिव देन द ट्रांसफॉर्म। कि सिस फॉर्म जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है किस फॉर्म से मेरे बच्चों? ट्रांसफॉर्म से। क्योंकि सिस फॉर्म के अंदर डायपोल मूवमेंट होता है, वही छोटा सा मैग्नेट का ताकत। तो ये जब भी जाएगा रिएक्शन में तो इसकी तुलना में ज्यादा एनर्जी के साथ जाएगा, और हायर द एनर्जी लोअर द स्टेबिलिटी, और अगर स्टेबिलिटी लोअर है तो फटाक फटाक कूद कूद के रिएक्शन करेगा। आपने कहा ठीक है। एक और केस आता है इसमें, जैसे मान लो कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं अपने पास, गौर से देखिएगा। यहाँ पर मान लो बेंजीन है, और यहाँ पे क्लोरीन है, और यहाँ NO2 लगा हुआ है। यहाँ पर चलो सेम ही लगा देता हूं मैं। यहाँ पर देखो Cl और यहाँ Cl, तीसरा बेंजीन रिंग, और यहाँ पर Cl और अपोजिट में Cl। खुद बताइए हमको, अगर आपको पढ़ाया गया अच्छी बात है, नहीं तो अभी के लिए जान लीजिए कि अगर इस तरह से एडजेसेंटली प्लेस्ड है सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग के ऊपर तो हम इसको कहते हैं ऑर्थो कॉन्फ़िगरेशन। अगर एक छोड़ के है तो इसको कहते हैं मेटा, और अगर दो प्लेस छोड़ के है अपोजिट तो इसको पैरा कहते हैं। खुद बताइए वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पर वेक्टर ऊपर
यहाँ पर नीचे, और यहाँ पर ऊपर, और यहाँ पर नीचे, हाँ या ना? अच्छा, अब बताइए कॉस कैसा फंक्शन है? कॉस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब एंगल बढ़ेगा तो ये सम घट जाएगा, ये एंगल कम है तो सम ज्यादा है, इसलिए म्यू का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ म्यू, तो आप कहेंगे कि ऑर्थो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट रखेगा, देन कौन रखेगा? मेटा, और पैरा का लगभग जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर अपने आप को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। बट इसको याद नहीं करके रखना है। अगर मैं ऐसे कहूं कि ऑर्थो फॉर्म, मेटा एंड पैरा में ऑलवेज ऑर्थो का ज्यादा होता है, ये सब याद नहीं रखना है। whenever you are encountering a question, you will draw the vector, find the sense and then predict। आप सबसे पहले उस वेक्टर को ड्रॉ करें, उसके बाद उसका सेंस प्रेडिक्ट करें। चलिए जल्दबाजी में आगे बढ़ते हैं। और सिमेट्री एंड शेप डिटर्मिनेशन के बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि ऑर्थो, मेटा, पैरा भी डिसाइड किया जा सकता है। अगर मानिए कोई मॉलिक्यूल हमको दे और बोल दे कि उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, तो क्या हो सकता है? मैं कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहा, इनफेरेंस, संभावनाओं की बात कर रहा हूं। तो ये संभावना व्यक्त की जा सकती है कि वो फॉर्म ऑर्थो फॉर्म होगा अगर उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो। जिसका मिनिमम है बेंजीन के ऊपर, अगर दो सब्स्टिट्यूशन है, दो ही फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो उसमें पैरा का सबसे कम होगा। आपने कहा अच्छी बात है सर। और सबसे लास्ट बात और सबसे आसान बात जिसको मैं कह रहा हूं कि इसका फोर्थ एप्लीकेशन कि डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ही आराम से देखिएगा। ये क्या बात है सर? ये बात वही है कि आपका पता है आपको कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा या हो चुका भी है। डायपोल मोमेंट म्यू ये है क्या? ये कुछ नहीं है सर, ये एक तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स है। आपने कहा यस सर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अगर मान लीजिए कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यहां मैं शॉर्ट में कर देता हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है? अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब कि मॉलिक्यूल वेपर नहीं होना चाहेगा। अगर वो लिक्विड फॉर्म है तो आसानी से वेपर नहीं बन पाएगा क्योंकि फोर्स ज्यादा है। तो वेपर प्रेशर क्या होगा सर? वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा उस मॉलिक्यूल का, उस लिक्विड का। अच्छा, इसी में अगर मैं बात करूं कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर म्यू कम है, तो म्यू कम है इसका मतलब क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स क्या है मेरे बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्स कम है। अट्रैक्टिव फोर्स कम है मतलब इस लिक्विड के सरफेस से अपने आप जो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर निकल रहे होंगे। क्या कर लेगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है, मतलब इसकी जो सरफेस एनर्जी होती है इससे ये क्या करेगा? मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा होता है, उस वाइब्रेशन की एनर्जी से ये सरफेस से एस्केप कर जाएगा, जिसको आप वेपराइजेशन कहते हो। तो जब वेपर बन जाएगा और ये कंटेनर क्लोज है, तो इस लिक्विड के वेपर का इसी लिक्विड के सतह पर लगाए जाने वाला प्रेशर ही वेपर प्रेशर कहलाता है, क्योंकि कंटेनर का लिड तो क्लोज है। आपने कहा ठीक है सर। म्यू कम, अट्रैक्टिव फोर्स कम, तो वेपर प्रेशर क्या रहेगा उस कंटेनर का? हमेशा बढ़ा हुआ, और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट कम ही टेम्परेचर पे वो बॉइल करने लगेगा। आपने कहा ठीक है। अगर मैं सिस ट्रांस की ही बात करूं तो यहां देख लीजिए आप, ये वाला जो अभी अभी आपको बताया था, दिस इज विच फॉर्म बच्चा? Cl, H, Cl और H, दिस इज सिस एंड दिस इज ट्रांस। तो अब ट्रांस का म्यू लगभग जीरो होता है और सिस का म्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, इसका कुछ ना कुछ म्यू होगा। तो इसमें डायपोल मोमेंट ज्यादा है, तो इसका एक मॉलिक्यूल इसी के दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा। हाँ, तो वेपर कम बनना चाहेगा। तो वेपर बनाने के लिए बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? जब वेपर प्रेशर इनसाइड द कंटेनर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करें, रूम टेम्परेचर पे, तो वेपर का प्रेशर इतना हो जाए कि उसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है विच इज 1 atm, तो 1 atm के बराबर अंदर का भी प्रेशर हो जाएगा, तो हम कहेंगे लिक्विड बॉयल कर रहा है। ऐसा पानी के साथ कब होता है? 100 डिग्री पे, टू बी मोर प्रिसाइज 99.71 डिग्री पे ऐसा होता है। आपने कहा अच्छी बात है सर। तो वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर ट्रांसफॉर्म है, म्यू जीरो है, तो अगर म्यू जीरो है, अट्रैक्टिव फोर्स जीरो है, इसका मतलब वेपर आसानी से बन रहा होगा, और वेपर आसानी से बन रहा होगा तो कम ही टेम्परेचर पे बॉयल कर जाएगा, क्योंकि
वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड। लेकिन अगर उसका म्यू है तो दो मॉलिक्यूल को पहले एक दूसरे के ट्रैक्शन को ब्रेक करना होगा, उसमें कुछ एनर्जी जाएगी, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, दिस कंप्लीट्स आवर टॉपिक, और मैं फटाफट समराइज कर देता हूं। आज हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। हम लोगों ने पढ़ा है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है विच इज एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स। होता क्या है डायपोल मोमेंट? Dipole moment is the sum of all the individual bond moments in a molecule. It is a vector quantity and the direction of vector will be devised from the less electronegative atom to the more electronegative atom. आपने कहा अच्छी बात है सर, सब कुछ समझाया मैंने आपको, कैसे ग्रेडियंट बनता है, कैसे क्लाउड खिंचता है। Each dipole will be behaving as a tiny magnet. Each dipole will be behaving as a tiny magnet. आपने कहा अच्छी बात है। जब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने में ये काम में आता है। डिवाई साहब ने एसआई और सीजीएस दोनों यूनिट में इसकी वैल्यू दी है। 1 डिवाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, जहां ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। और उसके बाद हम लोगों ने कूलम मीटर में किया, तो 1 डिवाई इज इक्वल टू 3.335 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम्ब मीटर, विच इज द मोर प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। आंसर है डिबाई, नॉट कूलम्ब मीटर, क्योंकि छोटे छोटे फोर्सेस होते हैं। आपने कहा बहुत सुंदर बात है। व्हेन वी प्रोसीड फर्दर, वी हैव लर्न what are the applications of dipole moment. The first application is percentage ionic character determination, second shape and symmetry of the molecule, third cis and trans determination, ऑर्थो मेटा पैरा में कैसे वेरिएशन होता है, एंड लास्ट वेपर प्रेशर को कैसे ये डिफाइन करने में या डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। This completes our topic. Thank you for watching the video. If you find the video useful, then please share it. Please share it with the needy student who thinks that chemistry is a very bothering subject. It is a monotonous subject, something like this. And good night to all of you. Thank you again for watching the video.